नमस्कार। किस्सा सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है मूंगफली टॉकीज। आज के एपिसोड में बात सपनों के एक ऐसे सौदागर की जिसने लोगों के सपनों का सौदा करके अपनी शोहरत का सफर एक ऐसे सेकेंड हैंड स्कूटर से शुरू किया जिसकी खराब हेडलाइट अंधेरे में उस सौदागर को तो उसकी राह न दिखा सकी, लेकिन उस सौदागर ने लोगों को उनकी गरीबी हटाने के लिए उन्हें एक ऐसी आसान राह दिखाई जो किसी सपने से कम नहीं थी। उसके दिखाए गए सुनहरे सपनों ने उसे देखते ही देखते करोड़ों लोगों का मसीहा बना दिया। उसकी बातों और उसके व्यवहार में उम्मीद और विश्वास की ऐसी पकड़ थी कि करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसके हाथों में पकड़ानी शुरू कर दी। इन लोगों की अरबों रुपए की कमाई उसके हाथ में आते ही देश और विदेश में उसके साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया। गरीबों के सपनों का सौदा करके उसने आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, नौकर चाकर से लेकर डेमोक्रेटिक इंडिया में अपने नाम का ऐसा सिक्का चलाया कि उस दौर में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी घुटने खराब होने के बावजूद उसके निजी फंक्शन में स्टेज पर चढ़कर उसके बच्चों को आशीर्वाद देकर आए थे। प्रधानमंत्री के अलावा देश में मौजूद हर नेता, अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन या बड़े से बड़ा रसूखदार आदमी उसका साथ पाकर फक्र महसूस करता था। देश की सबसे महंगी शादी हो, क्रिकेट और हॉकी के मैच से लेकर फॉर्मूला 1 रेस तक का कोई भी महंगे से महंगा स्पोर्ट्स स्पॉन्सर करना हो या किसी बड़े इवेंट में चीफ गेस्ट बुलाना हो, हर जगह बस वो ही वो नजर आता था। उस घड़ी मानो ऐसा लगता था जैसे ये वक्त भी उसका है, ये दौर भी उसका है और बिजनेस से लेकर राजनीति तक के हर गलियारे में मचने वाला शोहरत के नाम का शोर भी उसका है। इस शोहरत के शोर और पैसे की चमक से उसने अपनी जिंदगी तो गुलजार कर ही ली थी, लेकिन वो लोग जिन्होंने उसकी बातों पर भरोसा किया था उनके जीवन में कंगाली का घना अंधेरा छा गया था, क्योंकि उसका दिखाया हुआ सपना लोगों के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कुछ ज्यादा नहीं निकला। अब किस्सा विस्तार से। विक्रमपुर ढाका, जो बांग्लादेश बनने से पहले तक ईस्ट बंगाल में गिना जाता था और अब बांग्लादेश में आने वाला वो एरिया जहां से एक बंगाली जमींदार परिवार बिहार के अररिया में शिफ्ट हुआ। यहां उस बंगाली परिवार में 10 जून 1948 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुब्रत राय। सुब्रत राय का बचपन आपके या हमारे परिवार में जन्मे आम बच्चों की तरह ही था। शुरुआत में स्कूली शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर आ गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यहीं से उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। लेकिन असली खेल 1978 से शुरू हुआ जब देश में जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ने 16 जनवरी 1978 को देश में एक ऑर्डिनेंस पास करके 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया था। देश में पहले से ही आबादी की तुलना में बैंकों की भारी कमी थी, जिसके चलते छोटे काम काज करने वाले लोगों की पहुंच बैंकों तक नहीं थी और ऐसे में सरकार ने सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था इन नोटों को बदलने के लिए, जिससे रही सही बैंकिंग व्यवस्था भी चरमरा गई थी। सरकार की इस लाचारी ने सुब्रत राय को एक नए बिजनेस का आइडिया दिया। सुब्रत ने एनालाइज किया कि पैसे की तंगी की सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी को पड़ती है, क्योंकि उसके पास बैंक जैसी कोई सुविधा नहीं है जहां वो अपने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा जमा कर सके और अपने जमा पैसे पर ब्याज ले सके। लोगों की इसी जरूरत को समझते हुए उसने छोटे काम करने वाले फुटकर व्यापारी, रेडी पटरी लगाने वाले, सब्जी, फल या दूध बेचने वाले लोगों को सेविंग का मतलब और उसका फायदा समझाना शुरू किया। सुब्रत की स्कीम सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सुब्रत के मुताबिक आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सुब्रत की कंपनी में इन्वेस्ट करें और सुब्रत उसके बदले 1 साल बाद आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना देने का वादा किया करता था। सुब्रत जेब का धनी भले ही बाद में बना, लेकिन दिमाग का धनी वो शुरुआत से ही था। इसलिए उसने अपने स्कीम के द्वारा लोगों के मन में पनपने वाली शंका के बीज को जड़ से उखाड़ने का इंतजाम पहले से ही सोच रखा था। जिन लोगों ने सुब्रत की चिट फंड कंपनी में शुरुआत में इन्वेस्ट किया, सुब्रत ने उन लोगों को मैच्योरिटी डेट पर वह पूरा पैसा अदा किया जिसका उसने वादा किया था।
जिन लोगों को उनका पैसा दोगुना होकर मिला, उन लोगों में सुब्रत की कंपनी के प्रति विश्वास पैदा हो गया और इस विश्वास में उन्होंने सुब्रत की कंपनी का एजेंट बनकर अपने रिश्तेदारों और जानकारों को सुब्रत की कंपनी और उसके मुनाफे के बारे में बताना शुरू किया। और देखते ही देखते कुछ चंद लोगों से शुरू हुआ यह सिलसिला लाखों लोगों को साथ लेकर चलने लगा, जिसे सहारा इंडिया परिवार का नाम दिया गया। ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक कोई ऐसा गांव, कस्बा या शहर नहीं था जहां सहारा इंडिया परिवार के सदस्यों की उपस्थिति ना हो। जब लोगों की संख्या बढ़ी और ज्यादा लोगों ने अपने मैच्योरिटी डेट पर अपना दोगुना पैसा वापस मांगना शुरू किया, तो कंपनी के एजेंट ने उन्हें नई स्कीम में ज्यादा प्रॉफिट के साथ री इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया और इस तरह कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले के चलते 90 का वो दौर आ गया था जब कंपनी ने अपना हेड ऑफिस लखनऊ में बनाकर सारा काम वहीं से करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में कंपनी अपने चरम पर थी। आलम यह था कि भारत का हर 17वां इंसान सहारा समूह का हिस्सा था और लगभग 13 करोड़ लोगों के जुड़ने से बने इस बड़े से परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय कारोबार के जिस सेक्टर में कदम रखते, वो सेक्टर उनका ही हो जाता था। फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रिटेल, ये वो सेक्टर्स थे जिन पर सहारा की पकड़ बेहद मजबूत थी। उस वक्त भारतीय रेलवे के बाद लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार देकर सहारा देश की इकलौती कंपनी थी जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही थी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनीज भी इस रेस में उनसे काफी पीछे थी। इसी दौर में सहारा ने इंडियन क्रिकेट टीम को करीब 12 सालों तक स्पॉन्सर किया। इसके अलावा इंडिया की हॉकी टीम, फॉर्मूला 1 जैसे बेहद महंगे मोटर स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर किया। सुब्रत ने लखनऊ जैसे शहर में एक स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जिसमें लगभग सभी लग्जरी एमिनिटीज जैसे हेलीपैड, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, 3500 लोगों के बैठने का एक ऑडिटोरियम, 124 सीटर सिनेमा हॉल, प्राइवेट जेट लैंडिंग स्पेस, हेल्थ केयर सेंटर, लेक के साथ साथ पेट्रोल पंप जैसी बेसिक सुविधाएं भी थी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज को छोड़कर इतनी सारी फैसिलिटीज उन्होंने लखनऊ में दी थी जो किसी और के द्वारा दे पाना आज भी इम्पॉसिबल है। इसके अलावा सुब्रत राय ने मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर लोनावला में एम्बी वैली भी बनाई जिसमें तकरीबन 500 बंगले हैं जिनकी कीमत 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में हुआ करती थी। यह करीब 10,000 एकड़ में फैला हुआ एक प्लैन्ड टाउन था जिसमें मैन मेड लेक्स, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर्स जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। सुब्रत इसी तरह के बिजनेस पैटर्न्स को अपनाते थे जहां वो छोटे लोगों से पैसा जमा करके उसे इन्वेस्ट करते थे और उस इन्वेस्टमेंट को बाद में वो बड़े लोगों को सहारा स्मार्ट सिटी या सहारा एम्बी वैली जैसी लग्जूरियस चीजों के रूप में बेच देते थे जिसकी प्रॉफिट वो उनके छोटे इन्वेस्टर्स के साथ साझा किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब इनकी कंपनी में भी सैचुरेशन आने लगा, जब कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या कम थी और कंपनी से पैसा निकालने वालों की संख्या ज्यादा थी। इसलिए कंपनी की लेनदारी से ज्यादा देनदारी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से सुब्रत राय सहारा को पैसा देने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस समय तक सुब्रत की कंपनी लगभग 3 दशक पुरानी हो चुकी थी, इसलिए अब वो बल, बुद्धि और अनुभव तीनों से धनी थे। प्रधानमंत्री के अलावा हर पार्टी के ऊंचे कद के लगभग सभी नेताओं से अब उसकी नजदीकियां थीं। इसलिए उसने सहारा इंडिया परिवार की माली हालत को सही करने के लिए एक नया प्लान बनाया, जिसमें उसने सोचा कि मार्केट में हम अपना आईपीओ रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर इजीली उसकी कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और उनकी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन करोड़ों लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाला सुब्रत रॉय इस बार खुद मुगालते में था। इस बार उसकी सोच और उसकी पहुंच का तालमेल भी कोई काम ना आ सका। आईपीओ रिलीज होने के बाद सेबी को इसमें कई सारी खामियां नजर आईं, जैसे कि बहुत सारा पैसा बहुत सारे अननोन सोर्सेज से आया हुआ था। सेबी ने इसकी जांच शुरू की ही थी कि तभी एक रोशन लाल नाम के व्यक्ति, जिन्होंने खुद को इंदौर का निवासी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया था, उन्होंने सहारा की शिकायत नेशनल हाउसिंग बैंक कॉरपोरेशन को कर दी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर नोटिस भेजा तो सहारा ने बैंक को ये कहकर धुतकार दिया कि ये तुमसे रिलेटेड मामला नहीं है।
अगर किसी को पूछने का हक बनता भी है तो वो सेबी है। बैंक के अधिकारियों को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने रोशनलाल की चिट्ठी और उस पर सहारा के जवाब को अपनी टिप्पणी और जांच करने की आग्रह के साथ सेबी को भेज दिया। फिर शुरू हुई सेबी की जांच में पता चला कि सहारा ने अपनी रियल एस्टेट कंपनीज के नाम से जो आईपीओ रिलीज किया था उसमें करीब 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इस समय सहारा ने जुटाए थे। लेकिन आईपीओ रिलीज करते हुए सहारा ने नियमों का पालन नहीं किया था। इसलिए सेबी ने जब उनसे इस बारे में पूछताछ की तो सहारा ने लगभग 32,000 कार्टन से भरे 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के दफ्तर भेज दिया और कह दिया कि लो कर लो जांच। 127 ट्रकों को सेबी के सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को देश की सुर्खियों में ला दिया। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जैम ने पूरी मीडिया का ध्यान इस मामले पर आकर्षित कर दिया। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने जांच पूरी ईमानदारी से हो इस बात को सुनिश्चित करवाया। सेबी ने सहारा से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसों को 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। सहारा वो पैसा नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सहारा जेल पहुंच गए। उसके बाद करोड़ों लोगों को सहारा देने वाले सुब्रत रॉय दिन ब दिन बेसहारा होते चले गए। जेल से पेरोल पर मिली बेल और उसके बाद अर्थी तक पहुंचने वाले सुब्रत रॉय ने अपने जीवन में नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत और ताकत तो बहुत कमाई, लेकिन अपने अंत समय में वो अपने जीवित बेटों के हाथों से मुखाग्नि न पा सके। शायद इसीलिए लिखा गया है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप भी इस तरह के अनसुने किस्सों को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपका लाइक और शेयर हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।